चलो, साईं आईएएस एकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ना। हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 करंट के कुछ क्वेश्चन, है ना। उनको आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज के 10 करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। पहला सवाल है, देखिए जो पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सैन्य खर्च में अग्रणी विश्व का कौन सा देश है। मतलब सवाल ये है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है आज के डेट में जो सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। ये सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री के 4 सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। सिप्री के 4 सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। जिसमें पहला सवाल ये था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 2019 के आंकड़े जो 20वां आए हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कौन सा देश करता, तो सऊदी अरब। दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है मिस्र और चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात जो करता है देश, वो है अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर फ्रांस, चौथे नंबर पर जर्मनी, है ना। अगला सवाल जो मैंने आपको बताया भी था कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है, तो वो रूस से खरीदता है। तो भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रूस से, दूसरे नंबर पर इजराइल, तीसरे नंबर पर फ्रांस, है ना। और चाइनीज़ हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो है पाकिस्तान, ठीक। चलते हैं। हाँ, तो हमारा सवाल ये है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है आज का, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला है अपना, वो पहला सवाल ये है अपना कि सिप्री, है ना, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करता है ना। तो पहले नंबर पर आता है यूएसए, अमेरिका पहले नंबर पर है, याद रख लें। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो देश है वो है चाइना, और तीसरा जो देश है वो है हमारा इंडिया। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है, सवाल महत्वपूर्ण ये बन सकता है, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि सैन्य खर्च की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सैन्य खर्च की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है सेना के मामले में खर्च को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना दूसरा सवाल है कि हाल ही में कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। कदलाई मिठाई को क्या दिया गया है, जीआई टैग। और वो जीआई टैग जो कदलाई मिठाई है वो किस राज्य में बनती है, मतलब किस राज्य से संबंधित है वो, तो राज्य बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। तो इसका सही जवाब जो है वो है तमिलनाडु। कदलाई मिठाई जरूर याद रख लें, जीआई टैग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। तो कदलाई मिठाई जो है वो किस राज्य की है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो वो है तमिलनाडु की, ठीक है। मैं कुछ सवाल आपको और बता दूं यहां से, जैसा ये जीआई टैग है, जीआई टैग पूरा नाम पूछ सकते हैं वो। जीआई टैग का मतलब है, जी का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की जो शुरुआत हुई थी, है ना,
ये शुरू हुआ था वो 1999 में शुरू हुआ था। सबसे पहला जीआई टैग, पहली बार जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया, याद रख लें। अब जो हमारा सवाल है, सवाल ये कि कदलाई मिठाई, अभी हाल फिलहाल में जो है वो कदलाई मिठाई को, है ना, कदलाई मिठाई, कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। ये जो कदलाई मिठाई है मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये कदलाई मिठाई जो है, ठीक है, वो बनती है मूंगफली प्लस गुड़ से। मूंगफली और गुड़ को मिलाकर कदलाई मिठाई बनाई जाती है। और इस मिठाई को बनाने में, है ना, इस मिठाई को बनाने में थामीब रानी या ताम्रपर्णी नदी के जल के पानी का इस्तेमाल होता है ना, जो पश्चिमी घाट से निकलकर मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ठीक, ये जो कदलाई मिठाई है आपको इतना याद रखना है, ये कदलाई मिठाई जो है जिसको जीआई टैग मिला है ये तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु। ठीक है, ये कदलाई मिठाई कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और इसको क्या मिला है भैया? इसको मिला है जीआई टैग। ठीक है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे जीआई टैग के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब दो एक बातें कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है आप सबको पता है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है भैया? चेन्नई। तमिलनाडु के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उनका नाम के पलानीस्वामी है ना। और जो तमिलनाडु है, ठीक है, जो तमिलनाडु है वहाँ के जो गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तो तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। कदलाई मिठाई जिसको जीआई टैग मिला है वो किस राज्य की है? तो आपको जवाब देना है क्या? तमिलनाडु, है ना। अगला सवाल है, देखिए अपने पास में अगला सवाल है कि वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है 2021 के लिए? इस समय 2020 चल रही, 20 में कौन सा शहर विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में काम कर रहा है और 2021 में कौन सा शहर विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में काम करेगा, वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में काम करेगा? ठीक है, तो मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। जैसे पहली बात हम बात करें यूनेस्को की। देखिए बेटा, जो यूनेस्को है ना, इसका जो पूरा नाम है, यूनेस्को का पूरा नाम वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945-46 में हुई थी, है ना। 1945 में यूनेस्को का चार्टर बना था, 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। यूनेस्को का मुख्यालय
एग्जाम में आता है ये। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में है, और आप सब जानते हैं पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है, और टाइबर नदी के किनारे पर है ना, सॉरी टाइबर नहीं, सीन नदी के किनारे पर है। तो पेरिस जो बसा हुआ है वो सीन नदी के किनारे पर है, कभी पूछ लेते हैं, है ना। तो पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है ना, सीन नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी? सीन नदी। सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है क्या? सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है ना पेरिस। चलिए ना, अब देखो, जैसे यूनेस्को की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को के जो हेड हैं इस समय, अध्यक्ष हैं, है ना, महानिदेशक हैं यूनेस्को के, उनका नाम है एड्री अजोले। एड्री अजोले यूनेस्को के वो हेड हैं। यूनेस्को ने क्या करा, देखिए, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी घोषित करना शुरू कर दिया। विश्व पुस्तक राजधानी, वर्ल्ड बुक कैपिटल, विश्व पुस्तक राजधानी घोषित करना शुरू कर दिया 2001 से। 2001 में जो पहला शहर विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया वो था मैड्रिड। आप सब जानते हैं कि जो मैड्रिड है वो स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड को पहली बार वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा 2001 में, पहला शहर था, है ना। 2003 में तीसरा जो शहर था वो थी हमारी राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया 2003 में, है ना। केवल नई दिल्ली ही जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित हुई है अभी तक, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो 2021 में जो 21वां शहर है जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है ना, वो है तिब्लिसी है। और ये जो तिब्लिसी है, देखिए, है ना, ये जो तिब्लिसी है, ठीक, ये जो तिब्लिसी है ये कैपिटल है जॉर्जिया की। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, है ना। यूरोप महाद्वीप में एक शहर देश पड़ता है जॉर्जिया, उसकी राजधानी है तिब्लिसी, और उस तिब्लिसी को जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है 2021 के लिए, ठीक। जो जॉर्जिया है ना, जो जॉर्जिया उसकी कैपिटल तो ये है तिब्लिसी। जॉर्जिया की जो मुद्रा है ना, वो है लारी। जॉर्जिया की मुद्रा है लारी, और जॉर्जिया में जो राष्ट्रपति हैं, है ना, उनका नाम है एस जरा बिचविली। एस जरा बिचविली फीमेल हैं, जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो, ठीक। 2020 चल रही है इस समय, और इस समय जो 20वां शहर है जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित करा है यूनेस्को ने, वो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम। जो मलेशिया है उसकी राजधानी कुआलालंपुर को जो है 2020 में वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में 2020 में जो शहर है वो है कुआलालंपुर, ठीक है। 2019 में 19वां शहर जो था, है ना, वो था, एक साल पहले भी जा सकता है ना मैं एग्जाम में, शारजाह। शारजाह, है ना, यूएई का एक शहर है, शारजाह को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया। एक और सवाल मैं आपको बता दूं कि भाई जो यूनेस्को है वो हर साल
दुनिया में किसी ना किसी एक शहर को, किसी ना किसी एक राजधानी को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित करती है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि पुस्तकों के प्रति, किताबों के प्रति, है ना, रुचि बढ़ाने के लिए, है ना, किताबों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम सब किताब पढ़ें, किताबों की अहमियत को समझें, है ना। तो पठन पाठन को, किताबों को पढ़ने पढ़ाने के लिए, पुस्तकों के पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए हर साल यूनेस्को किसी एक ना एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित करता है ना। तो 2020 चल रही है, 2020 में इस समय कुआलालंपुर जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल है। 2021 में जो शहर होगा वो तिबिलिसी होगा, और 2020 से पीछे हम लोग जाते हैं तो 2019 में जो पिछला वर्ष गुजरा है उसमें शारजा जो है उसको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया था, वर्ल्ड बुक कैपिटल का उसने काम करा था। मैं दो सवाल, एक सवाल और छोटा सा आपसे पूछ लूँ, आपको बता दूँ, सॉरी, है ना, कि विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व पुस्तक दिवस, है ना, वर्ल्ड बुक डे, तो ये मनाया जाता है बेटा 23 अप्रैल को। एग्जाम में दिवस पूछा जा सकता है, तो ये भी सवाल आप थोड़ा सा याद रखें, है ना। ठीक, अपने एग्जाम के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए, एक तो ये मोस्ट बन सकता है 2021 में कौन सा शहर वर्ल्ड बुक कैपिटल होगा, और दूसरा 2020 में कौन सा शहर ऐसा है जो वर्ल्ड बुक कैपिटल का काम कर रहा है। ठीक है, और तीसरा सवाल ये है कि विश्व पुस्तक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एक किताब है द आइका बोग। द आइका बोग पुस्तक किसने लिखी है ना। ऑप्शन आपके सामने है, जॉन ग्रीशम, ऑप्शन दूसरा है जेके रोलिंग, ऑप्शन तीसरा सलमान रुश्दी, ऑप्शन चौथा है अरुंधति राय। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो जेके रोलिंग है ना। ब्रिटेन की, लंदन की रहने वाली एक लेखिका हैं जेके रोलिंग, और उन्होंने एक नोवेल लिखा है, उसकी शुरुआत कर दी है, नोवेल है जिसका नाम है द आइका बोग। ठीक है, इसी मतलब जेके रोलिंग ने, इन्हीं जेके रोलिंग ने एक बुक, उपन्यास लिखा था, एक सीरीज लिखी थी उपन्यासों की जिसका नाम था द हैरी पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर से इन्हें जो प्रसिद्धि मिली है, तो याद रखना, दो एक सवाल बनते हैं यहाँ से कि जो जेके रोलिंग है, जेके रोलिंग, उनकी जो किताब है जेके रोलिंग की, है ना, जो किताब है, एक किताब तो उनकी थी हैरी पॉटर, द हैरी पॉटर, है ना। ये किताब भी एग्जाम में खूब पूछी गई है। हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग लंदन की रहने वाली है, ठीक है, ब्रिटेन की रहने वाली है वो। दूसरी किताब है द आइका बोग, द आइका बोग। ये किताब मेरे हिसाब से एग्जाम में आनी चाहिए क्योंकि बड़ी लेखिका हैं, और ये बुक भी जो उन्होंने उपन्यास की शुरुआत की है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगी आपको बुक। ठीक है, जैसे एक नाम आया है अरुंधति राय का, भारतीय लेखिका है ये अरुंधति राय, इनकी भी किताब बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, अरुंधति राय। तो अरुंधति राय की जो किताब है, ठीक है, जो पुस्तक है, उसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। एक नाम और है सलमान रुश्दी, इनकी भी दो किताबें हैं, थोड़ा जरूर ध्यान रख लें, है ना। सलमान रुश्दी की किताबें एसएससी जैसे एग्जामों में खूब पूछी जाती हैं, है ना। सलमान रुश्दी, इनकी किताबें भी आप याद रख लें मेरे साथ साथ। ठीक है, सलमान रुश्दी की एक किताब है द सैटेनिक वर्सेज, द सैटेनिक वर्सेज, और एक किताब उनकी है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिड नाइट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दोनों किताबें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं,
द सैटेनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रन। और ये भी किताब खूब एग्जाम में पूछी गई है, ये भी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लेकिन आने वाले टाइम में करंट में अगर कोई किताब पूछी जाएगी तो मेरे अनुसार ये किताब पूछी जानी चाहिए। करंट में अगर कोई किताब पूछी जाएगी तो द आई कबोक की लेखिका कौन है, ठीक है, तो उनका नाम है J.K. रोलिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल यह है कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कोकोनट नारियल के मामले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला स्थान है हमारे देश भारत का। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कहाँ होता भैया? विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता हमारे मुल्क भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा नारियल पैदा होता कहाँ? भारत में। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन, तो भारत में सबसे ज़्यादा नारियल होता है कहाँ बेटा? केरला में। ठीक, एक तीसरा सवाल यहां से बनता है कि भारत में नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नारियल अनुसंधान संस्थान, तो भारत में नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड जो पड़ता है केरला में, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये आंकड़े हैं, आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पैदा होता, तो केरल में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कहाँ होता, तो भारत में। नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? तो वो है कासरगोड, केरल में। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एटालिन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? एक जल विद्युत परियोजना भारत में बनाई जाएगी, 3097 मेगावाट बिजली वो पैदा करेगी, है ना। और उसका जो प्रस्ताव रखा गया है कि वो बनेगी किस नदी पर बनेगी? ऑप्शन है आपके दिबांग, ब्रह्मपुत्र या माही। तो सही जवाब जो है उसका वो दिबांग है ना। दिबांग नदी पर एटालिन जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी जो लगभग 3097 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। ठीक है, तो इसका जवाब मिलेगा क्या? दिबांग नदी। दूसरा सवाल यह है कि एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है, किस राज्य में बनेगी? दिबांग नदी पर तो बनेगी, किस राज्य में बनेगी? राजस्थान, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपको वैसे बता देता हूं, थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये परियोजना बनेगी, है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए बेटा, अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वह है ईटानगर। ठीक है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री, वो हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, मतलब गवर्नर, वो हैं बीडी मिश्रा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है, थोड़ा याद रख लेने क्वेश्चन भी, इसका नाम है इडुमिस्मी। अरुणाचल प्रदेश में ही एक जल विद्युत परियोजना
प्रस्तावित है जल विद्युत परियोजना, प्रस्तावित है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, उसका नाम है एटालिन। यह एटालिन जल विद्युत परियोजना जिस नदी पर बनेगी उसका नाम है दिबांग। ये जो दिबांग नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब ये सवाल क्यों चर्चा में है, देखिए मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है, ये कहा जा रहा है कि इस परियोजना को जब बनाया जाएगा तो उस एरिया के 2,70,000 पेड़ों को काटा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। दूसरा जो मैंने लिखवाया है कि इडू मिसमी जनजाति है, वो पशुपालन करती है, भेड़ बकरियों को वहाँ पर पालती है, उनके चारागाह नष्ट हो जाएंगे, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा में है ये एटालिन जल विद्युत परियोजना। ठीक है, एग्जाम में आ सकती है, पूछा जा सकता है। अब दो एक बातें मैं आपको बता दूं, चूंकि ये जल विद्युत परियोजना की बात चल रही है ना, तो भारत में सबसे पहले विद्युत उत्पादन कब हुआ था? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत की शुरुआत ये शुरू हुआ था भारत में, है ना। कहा जाता है कि 1897 में अंग्रेजों का जमाना था उस समय बेटा, है ना। और दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन का काम शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सवाल आपको नॉलेज के लिए याद रख लो। मेरे साथ साथ करंट भी आप पढ़ोगे और करंट के साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन भी मैं बहुत शानदार आपको बताऊंगा टॉपिक से रिलेटेड। एक दूसरा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना उसका नाम था शिव समुद्रम। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना का नाम था शिव समुद्रम। जिस नदी पर यह परियोजना बनाई गई थी उस नदी का नाम था कावेरी, याद रख लें बेटा। और तीसरा सवाल यह है कि जिस राज्य में इसको बनाया गया था उस राज्य का नाम है कर्नाटक, है ना। तो शिव समुद्रम परियोजना जो 1905 में बनी थी, क्वेश्चन बहुत शानदार बनेगा ये भी। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना का नाम है शिव समुद्रम। किस नदी पर थी? कावेरी नदी पर। और किस राज्य में उसको बनाया गया था? कर्नाटक में 1905 में। ये पहली जल विद्युत परियोजना है। ये भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत की शुरुआत है ना। मतलब एक ट्रायल के तौर पर जब बिजली बनाने का काम शुरू हुआ था छोटे स्तर पर, ये परियोजना है पूरी, ये प्रोजेक्ट था पूरा। ठीक है, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है ना। सवाल ये आता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। तो उसका नाम था डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर वैली कारपोरेशन के नाम से। इसको बनाया कब गया था? 1948 में। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया था? तो नदी का नाम दामोदर नदी पर बनी थी, 1948 में बनी थी, है ना। और इसका जो प्रोजेक्ट था
वो यूएसए की टेनेसी नदी है ना। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए, पहली बात तो एक शब्द में लिखा बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, केवल बिजली बनाने उद्देश्य नहीं था। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से दामोदर नदी घाटी परियोजना से बिजली भी बनाई गई, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था की गई, नहरें निकाली गई, बाढ़ जो दामोदर नदी घाटी में आती थी उससे बचाया गया, क्षेत्र को बाढ़ से बचाव किया गया, मत्स्य पालन मछली पालन भी किया गया, और बहुत सारे उद्देश्य थे इसको बनाने के पीछे, है ना। तो ये भारत की, ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताओ। तो याद रख लो, कई एग्जाम में पूछा गया, बड़ा शानदार सवाल है। डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन के नाम से कब बनी थी? वो 1948 में बनी थी। किस नदी पर बनी थी? दामोदर नदी पर बनी थी। पश्चिमी बंगाल में इसको बनाया गया था। और इसका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ के प्रोजेक्ट से लिया गया है? मतलब एक आप कह सकते हो कि जो अमेरिका की टेनेसी नदी थी, है ना, उसकी जो दशा थी, है ना, वही दामोदर की दशा थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो ली गई है वो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से ली गई है। ठीक है, याद रखना, टेनेसी एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए बेटा, आगे सवाल अपने पास में है ना, कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है डॉक्टर हिरोकी नकातानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं कि इसका सही जवाब जो है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है WHO में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो देखिए, कुछ मैं सवाल आपको यहां से बता दूं। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको शॉर्टकट में कहते हैं WHO। आजकल चर्चाओं में है कोरोना की वजह से, है ना, WHO। तो WHO का पूरा जो नाम है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की जो स्थापना हुई थी बेटा, WHO जो बना था वो 1948 में बना था। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर अभी बताया था मैंने, कहाँ है बोलिए? पेरिस में, है ना। WHO के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, टीवी पर खूब आ रहे हैं वो आज के दौर में, आप देख रहे होंगे, है ना। तो WHO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम। इथोपिया के रहने वाले हैं ये, और ये WHO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक और नाम WHO में प्रधान वैज्ञानिक का जो दर्जा दिया गया है या इस समय काम कर रहे हैं मुख्य वैज्ञानिक के रूप में, उनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो मैंने लिखवाया था ये ऑप्शन, ये WHO में प्रधान वैज्ञानिक हैं और ये भी भारतीय हैं, है ना। तीसरा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन जो बने हैं, है ना, वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को जो है ना, WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। इसमें 34 मेंबर हैं। और ये एक ऑप्शन बचा
डॉक्टर हिरोकी नकातानी। पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर हिरोकी नकातानी, जो कि जापान के रहने वाले थे, वो 1 वर्ष के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन बने थे। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन जो है 1 साल के लिए बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि भारत के हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इसी में WHO की हम बात कर रहे हैं तो इसके जो कुल सदस्य देश हैं, सदस्य देश, तो कुल सदस्य देश जो है वो 194 है, 194। ये सवाल एग्जाम में के लिए मोस्ट है। क्यों मोस्ट है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आप अखबारों में चर्चाओं में सुन रहे होंगे, है ना, कि अमेरिका कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केस जो हुए हैं वो अमेरिका में हुए हैं, और अमेरिका ये कह रहा है कि ये चाइना ने इसके बारे में जानकारी छुपाई है, चाइना की वजह से सब कुछ ऐसा हुआ है। WHO जो अभी तक जो था, है ना, आपने सुना भी होगा कि अमेरिका बार बार साफ साफ कह चुका है कि हम 10 गुना आर्थिक सहायता देते हैं WHO को, और WHO जो है वो चीन का पक्ष रख रहा है, चीन का पक्षपात कर रहा है। अगर WHO इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देगा, है ना, तो हम आर्थिक सहायता देना बंद कर देंगे और हम WHO से अपने आप को अलग कर लेंगे। तो सवाल ये कि अगर WHO से USA अलग हो जाता है तो फिर एक देश कम हो जाएगा, तो फिर देशों की संख्या 193 रह जाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा टच में रहना इसके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस तरीके से करंट में क्वेश्चन बनेंगे कि अगर WHO से अलग हो जाता है USA तो फिर मेंबर एक कम हो जाएगा, फिर एक देश कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करंट में बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना। अगला जो सवाल है, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। एक ही डेट है मेरे पास में, डेट मेरे पास में है 22। मेरे पास में एक डेट है ना, तो एक डेट है मेरे पास में, वो है 22, है ना। एक मैंने यहां लिख दिया, देखिए 22, और एक मैंने यहां लिख दिया 22, है ना। ठीक है, देखिए यह है 22 मार्च। मार्च का अगला महीना हो जाएगा अप्रैल। 22 मार्च, 22 अप्रैल, अगला महीना मार्च। अप्रैल के बाद में क्या आएगा? मई। तीनों की डेट एक है, महीना लगातार है, मार्च अप्रैल मई। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, ठीक है। अप्रैल में पहुंचते हैं तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। और मई में हम चले जाते हैं तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम? 22 मई को। अब सवाल ये था कि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी, है ना। तो थीम आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, बी ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन, तीसरा है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला ही विकल्प इसका ठीक है। ठीक है, तो जो देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2020 में उसकी जो थीम थी, मार्च निकल चुका है 2020 का, उसकी जो थीम थी, उसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो पृथ्वी दिवस है इसकी जो थीम थी, उस थीम का नाम है क्लाइमेट एक्शन 2020 में, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की जो थीम थी 2020 में, देखो मार्च अप्रैल मई सबकी थीम भी मैं एक साथ लिख पा रही हूं आपको। इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन
है ना, हमारे जो समाधान है आर इन नेचर, आर माने हैं इन नेचर, प्रकृति में हमारे समाधान है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता की बात है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता समझ रहे हैं ना, जीव जंतु पेड़ पौधों की वैरायटी जहां सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा जैव विविधता है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? दो बात आपको याद रखनी है, पूर्वी हिमालय, हिमालय का पूरब का हिस्सा, पूर्वी हिमालय, कौन सा पूर्वी हिमालय? असम वाला एरिया। ठीक है, और दूसरा पश्चिमी घाट। खूब पीसीएस जैसे एग्जामों में खूब सवाल ये पूछे गए हैं, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में एक जगह है शांत घाटी, शांत घाटी, साइलेंट वैली। और कहाँ है ये साइलेंट वैली? केरल में, केरल की शांत घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है भारत। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत शानदार है, मैंने तीनों के बारे में आपको जानकारी दे दी। आखिरी सवाल आज का अपना जो क्वेश्चन है अपने पास में है ना, जो सवाल है सवाल ये है कि चकहाओ, चकहाओ चकहाओ देखिए क्वेश्चन अपने पास में कि चकहाओ काला चावल, चकहाओ काला चावल जो कि एक सुगंधित चावल है ना, कि एक किस्म है जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक, तो वो किस राज्य से संबंधित है? चकहाओ जो कि एक काला चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया है, और वो किस राज्य से संबंधित है ना। ये मेरे साथ साथ आप थोड़ा याद रखें, चकहाओ 2-3 बार बोलोगे तो नाम याद हो जाएगा आपको। चकहाओ, चकहाओ क्या है? चकहाओ है ना, एक सुगंधित काला चावल है। क्या है? सुगंधित काला चावल है चकहाओ। और वो चकहाओ जो सुगंधित काला चावल है, ठीक है, वो काला चावल जो है वो कहाँ से संबंधित है? ठीक, किस राज्य संबंधित है? ऑप्शन है पहला मणिपुर, दूसरे में है अरुणाचल प्रदेश, है ना, तीसरे में लिखा गया है, ठीक है, तीसरे में मिजोरम, और चौथे में लिखा गया है असम, है ना। तो चकहाओ जो कि एक काला चावल है ना, जिसे जीआई टैग मिला है, वो है मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। तो मैं 2-3 बातें और बता देता हूँ मणिपुर के बारे में। देखिए जीआई टैग के बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया अभी इसी वीडियो में, है ना। तो मणिपुर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। जो मणिपुर है ना, मणिपुर की जो कैपिटल है, राजधानी, वो आपने सुना होगा इम्फाल, है ना। मणिपुर के जो सीएम है, गवर्नर, सॉरी सीएम मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है जोराम थांगा। और वहां के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, है ना, वो हैं नजमा हेपतुल्ला, वहां की गवर्नर हैं। ये याद रखना आपको, है ना। 2 सवाल और बनते हैं। सवाल ये बनता है कि लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील किस राज्य में है? तो भी आपका जवाब क्या होगा बेटा? खूब एग्जामों में पूछा गया है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। एक सवाल और आता है, विश्व का एकमात्र
तैरता नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है? तो काबू लामजाओ, क्या नाम है उसका? दुनिया में एकमात्र तैरता नेशनल पार्क जिसका नाम है काबू लामजाओ, है ना, नेशनल पार्क। और ये मणिपुर में है काबू लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील के पास में ही है, लोकटक झील में है काबू लामजाओ नेशनल पार्क। और ये एक हिरन है जिसके लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है संगाई, है ना, संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, थोड़ा सा इतना और याद रख लेंगे तो आपका करंट भी ठीक होता रहेगा, जनरल जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, है ना। और कुछ ओल्ड क्वेश्चन है ऐसे जो मैं बीच बीच में आपको फैक्ट बताता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फैक्ट, और ये वही फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, है ना। बार बार लोकटक झील कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना। ये सब जानकारी आपको वैसे भी सामान्य रूप से होगी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको बार बार बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, एक बार सभी क्वेश्चन को दोहराते हैं अपने। ठीक, तो सभी क्वेश्चन को दोहराते हैं। तो पहला सवाल क्या था कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सैन्य खर्च में अग्रणी विश्व का कौन सा देश है? तो यूएसए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे पर भारत। ठीक, हाल ही में कदलाई मिठाई को जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है? कदलाई मिठाई तमिलनाडु से।